तो उन्होंने क्या किया, ये कुछ सालों तक, दशकों तक ये प्रक्रिया चली होगी ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कम से कम बैठ जाए। और जब लोगों के मन मस्तिष्क में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया और लोगों ने समर्थन देना शुरू कर दिया होगा, तब ब्राह्मणों ने अपना दूसरा चरण अपनाया ताकि वर्ण व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। तो वो दूसरा चरण क्या था, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे चरण की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, उसमें पहली विशेषता थी कि इस पद्धति का नाम गुरुकुल पद्धति था। दूसरा, गुरुकुल एक प्रकार का विद्यालय होता था, इसका भार एक गुरु पर होता था। सभी बच्चे इसी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की होती थी। जब तक कोई बालक गुरुकुल में रहता था वो ब्रह्मचारी कहलाता था, और शिक्षा की अवधि समाप्त होने पर उपनयन संस्कार होता था। इस समारोह में गुरु बच्चों का वर्ण निर्धारण करते थे। इसके बाद बच्चों को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए वापस अपने घर भेज दिया जाता था। वह बालक जीवन पर्यंत उस वर्ण में रहता था। तब दूसरे चरण की जो विशेषताएं थी उसमें क्या था कि ब्राह्मणों ने गुरुकुल बनाया था, और उस गुरुकुल में एक गुरु रहता था जो कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा देता था। और उस गांव या उस शहर नगर के रहने वाले जो लोग होते थे वो अपने बच्चों को उस गुरुकुल में विद्या अर्जन करने के लिए भेजते थे। गुरु उनको 12 साल तक पढ़ाता था और अलग अलग प्रकार की शिक्षा देता था। शिक्षा देने के बाद, शिक्षा पूरी होने के बाद फिर गुरु एक संस्कार करता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। और उपनयन संस्कार करके गुरु जो है, जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, उन बच्चों के गुण और कर्म के आधार पर वो उनका वर्ण का निर्धारण करता था। तो यहाँ भी गुण और कर्म था, क्योंकि टीचर ने, गुरु ने पढ़ाया, तो गुरु के पढ़ाने के बाद 12 साल तक बच्चे पढ़ने के बाद गुरु को ये बात तो समझ में आ जाएगी कि कौन बुद्धिमान है, कौन बलशाली है, कौन किस चीज में एक्सपर्ट है। ये बात गुरु को समझ में आ जाती थी। तो गुरु बच्चों के उन गुण और कर्म के आधार पर फिर उपनयन संस्कार करके उनका वर्ण निर्धारण करता था। और 12 साल का एजुकेशन लेने के बाद फिर बच्चे अपने अपने घर जाते थे, उस वर्ण को लेकर, उस वर्ण के साथ अपने अपने घर जाते थे, और फिर पूरी जिंदगी वो उसी वर्ण में रहते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था का दूसरा चरण था। इस दूसरे चरण में आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार द्वारा वर्ण निर्धारण करने का नया तरीका पुराने तरीके के स्थान पर प्रचलित हुआ। अब ये जो दूसरा चरण था, इसका अगर इसका गहराई से अध्ययन किया जाए तो इसमें कुछ बातें स्पष्ट होती है इस चरण से, इस प्रक्रिया से। वो ये है कि वर्ण का निर्धारण तटस्थ एवं स्वतंत्र सत्ता द्वारा किया जाता था। तटस्थ और स्वतंत्र सत्ता यानी गुरु द्वारा, उसको ये अधिकार दे दिया गया था, ऑथोराइजेशन दे दिया गया था कि आपको हम अपने बच्चे दे रहे हैं, आप उनको पढ़ाइए, उनके अंदर गुणों का विकास करिए, और फिर उसके आधार पे आप वर्ण का निर्धारण कर दीजिए। तो एक तरह से जो गुरुकुल का गुरु होता था उसके पास में अथॉरिटी होती थी वर्ण के निर्धारण की, बड़ी अथॉरिटी थी। दूसरी खासियत ये थी कि वर्ण का निर्धारण करने के पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। अभी दूसरे चरण की खासियत है कि डायरेक्ट वर्ण नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके पहले प्रशिक्षण दे रहे, हर तरह का प्रशिक्षण दे रहे, चाहे बुद्धि का प्रशिक्षण हो, चाहे बलशाली होने का प्रशिक्षण हो, चाहे बिजनेस से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण हो, चाहे मेहनत कश कार्य से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण हो, हर तरह का प्रशिक्षण सबको दिया जा रहा है। तो जो जिस कार्य में फिर निपुण हो जाता था और अपने गुणों का विकास करता था, उसके अनुसार वर्ण दे दिया जाता था। तो गुरु द्वारा वर्ण निर्धारण के बाद वह बालक जीवन पर्यंत उसी वर्ण में रहता था। तो दूसरे चरण में क्या खासियत थी कि जिसको एक बार गुरु ने जो वर्ण दे दिया तो वो मृत्यु तक उसी वर्ण में रहता था। ये तथ्य दूसरे चरण का ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम पहले चरण और दूसरे चरण का तुलनात्मक अध्ययन करें तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये है कि ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की पद्धति को मजबूत बनाने की दृष्टि से ये नई पद्धति पुरानी पद्धति से ज्यादा अच्छी थी।
क्योंकि इसमें एक वर्ण का निर्धारण होने पर वह जीवन पर्यंत उसी वर्ण में रहता था, जबकि पुरानी पद्धति में प्रत्येक 4 वर्ष में वर्ण बदले जाते थे। इसलिए वर्ण व्यवस्था को स्थायी बनाने की दृष्टि से अच्छा कदम था। मतलब पहला जो चरण था वर्ण व्यवस्था का, उसमें हर 4 वर्ष में चुनाव प्रक्रिया होती थी और गुण और कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। लेकिन दूसरे चरण में क्या हुआ कि गुरु गुण व कर्म के आधार पर ही वर्णों में अपने स्टूडेंट्स का चुनाव करता था, लेकिन वो वर्ण एक बार लेने के बाद वो जीवन पर्यंत बने रहते थे। तो ये पहली वाली पद्धति से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि एक बार वर्ण दे दिया तो जिंदगी भर वो उसी वर्ण में रहेगा। तो ब्राह्मणवाद के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा ठीक था। अब मान लो कि ब्राह्मण अगर योजना बनाकर ब्राह्मणों को ही ब्राह्मण वर्ण में शामिल करते हैं तो जिंदगी भर वो ब्राह्मण बना रहेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो दूसरा चरण ब्राह्मणवाद के नजरिए से ज्यादा अच्छा था। तो ये अपग्रेडेशन ब्राह्मणों ने किया। अब ये अपग्रेडेशन करने के बावजूद भी दूसरे चरण में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसमें कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी कि इस पद्धति से भी ब्राह्मण संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इसमें एक कमी थी कि गुरु किसी ब्राह्मण के बालक को शूद्र बना सकता था। एक बार शूद्र वर्ण का घोषित होने पर उसे जीवन पर्यंत शूद्र ही रहना पड़ता, जो कि ब्राह्मणों को कभी पसंद नहीं आ सकता था। तो कमी ये थी कि गुरु ने एक बार किसी बालक को अगर जो वर्ण दे दिया, जिंदगी भर वो उसी वर्ण में रहेगा, तो ये संभावना थी कि गुरु हो सकता है ब्राह्मणों के बच्चों को शूद्र वर्ण में शामिल कर दे, और शूद्र वर्ण में शामिल कर दिया तो जिंदगी भर वो ब्राह्मण का बच्चा तो शूद्र ही रहेगा मृत्यु तक। ये सबसे बड़ी कमी थी। तो ब्राह्मण इस दूसरे चरण से भी संतुष्ट नहीं थे। अब ये जो व्यवस्था थी दूसरे चरण में, जो वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने की गुरुकुल पद्धति की जो व्यवस्था थी, ये बुद्ध पूर्व काल की व्यवस्था थी। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था की एक खासियत थी, वो ये थी कि 2 वर्णों के लड़का लड़की आपस में शादी कर सकते थे। यानी 2 वर्णों के बीच में आपस में अंतर्विवाह होता था, अंतर्भोज होता था। अंतर्विवाह व अंतर्भोज 2 वर्णों के बीच में आपस में चलता रहता था। ये बुद्ध पूर्व काल की वर्ण व्यवस्था की खासियत थी। लेकिन क्या हुआ कि इस दूसरे चरण में चूंकि वर्ण जो है जीवन पर्यंत रहने लगे, तो इन वर्णों के बीच में अंतर्विवाह और अंतर्भोज होने के बावजूद भी चूंकि व्यक्ति को एक बार वर्ण मिल गया और जीवन पर्यंत वो उसी वर्ण में रहेगा, तो इस कारण से जो वर्ण व्यवस्था भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच की भावना लोगों के मन मस्तिष्क में प्रस्थापित करनी थी, वो प्रस्थापित हो चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने जो अपना टारगेट बनाया था कि लोगों के मन मस्तिष्क में असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को बिठाया जाए, प्रस्थापित किया जाए, तो इस दूसरे जो चरण था वर्ण व्यवस्था का, इसने ये काम कर दिया था। पहले चरण में ये संभव नहीं था, लेकिन दूसरे चरण में जब जीवन पर्यंत वो उस वर्ण में रहने लगा, तब ये काम संभव हुआ और लोगों के मन मस्तिष्क में असमानता, भेदभाव की भावना जो है प्रस्थापित हुई। तो वर्ण व्यवस्था के इस दूसरे चरण ने जो असमानता, भेदभाव और ऊंच नीच पर आधारित मन मस्तिष्क को लोगों के मन में तैयार कर दिया था, तो ब्राह्मणों ने जब देखा कि लोग असमानता, ऊंच नीच और भेदभाव पर आधारित मानसिकता को उन्होंने आत्मसात किया है या उनके मन मस्तिष्क में ये प्रस्थापित हो गई है, तो उन्होंने इस असमानता की व्यवस्था को और अपग्रेड किया और उसको एडवांस रूप देने का काम किया। तो उस समय ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के अलावा शूद्र वर्ण के लोगों में जाति के कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च किया, जाति का कॉन्सेप्ट भी लाया। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध के समय में जो जाति का कॉन्सेप्ट है वो नया नया लॉन्च हुआ था, वो नया नया समाज में आया था। लेकिन उसके बावजूद ब्राह्मणों ने जाति के इस कॉन्सेप्ट का इतना प्रचार किया था कि जाति की जो संकल्पना है वो लोगों तक पहुंच गई थी, लोगों के दिलो दिमाग में पहुंच गई थी। लेकिन जाति की संकल्पना उस रूप में नहीं थी जैसे कि हमें आज दिखाई देती है।
जैसे उस समय वो वर्णों के बीच में आपस में अंतर विवाह और अंतर भोज होते थे, वैसे ही जाति का कॉन्सेप्ट भी ब्राह्मणों ने नया नया लॉन्च किया था, लेकिन उन जातियों के बीच में भी आपस में अंतर विवाह और अंतर भोज की प्रक्रिया होती थी। तो अब ये जो दूसरे चरण की प्रक्रिया थी, इस दूसरे चरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर कोई गुरु ब्राह्मण के बच्चे को एक बार शूद्र बना दे तो वो हमेशा के लिए शूद्र बना रहेगा। अब ब्राह्मण तो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे शूद्र बने रहे। तो इससे बचने का क्या तरीका था, आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए? तो इसका समाधान एक ही तरीके से निकाला जा सकता था, और वो था कि जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण बना दिया जाए। अब ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म के आधार पर बना दिया जाता है तो ब्राह्मण परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण वर्ण के लोग ही पैदा होंगे। उसके लिए बाहर के किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि गुरुकुल पद्धति में गुरु डिसाइड करता था कि कौन बच्चा कौन से वर्ण में जाएगा। इस समस्या का समाधान ये था कि इसे जन्म के आधार पर किया जाए। तो इसकी योजना ब्राह्मण बनाने वाले होंगे अनुमानतः, लेकिन इस बीच तथागत बुद्ध का जन्म होता है और वर्ण व्यवस्था का जो दूसरा चरण चल रहा था, तो तथागत बुद्ध उस वर्ण व्यवस्था के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं और वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का काम करते हैं। तो ब्राह्मण इस प्रक्रिया में थे, लेकिन बुद्ध के जन्म लेने के कारण और बुद्ध के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण उनकी ये सारी जो व्यवस्था थी, जो इतने सालों से वो लगे हुए थे, वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाता है।